टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कोलिजन्स। ठीक है, कोलिजन्स बहुत तरह की होती हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक कोलिजन का मुझे एग्जांपल दो। किसी की भी जैसे बॉल के साथ कोलिजन हो गया, ठीक है। मैंने ऊपर से यहाँ से बॉल फेंकी, वो नीचे जाके ज़मीन पे टकराई, तो इट इज़ अ कोलिजन। आप कैरम बोर्ड खेलते हो, ठीक है, स्ट्राइकर से मारते हो, तो वो भी एक तरह की कोलिजन है। देन आप बिलियर्ड्स खेलते हो, बिलियर्ड्स देखा है आपने, बिलियर्ड्स। तो कोलिजन्स आर हैपनिंग ऑल अराउंड अस, तो उसको हमने अभी स्टडी करना है कि कैसे होता है। एक कोलिजन का जनरल केस करते हैं। ये हमारा प्लेइंग सरफेस है। We have two balls of masses m1 and m2 moving with velocity u1 and u2. कोलिजन हुआ यहाँ पे। कोलिजन होने के बाद क्या नेचर होगी, इसकी वेलोसिटी होगी v1 एंड v2। अभी जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मासेस m1 एंड m2, इनकी कोलिजन कब होगी? जब वेलोसिटी सेम होगी। अभी सपोज करो कि एक गाड़ी जा रही है सर, इसकी ज़्यादा होगी पीछे वाली। हाँ, अगर पीछे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होता जाएगा, ठीक है, एंड फाइनली दोनों की कोलिजन हो जाएगी। देयरफॉर इनिशियली हमारी जो u1 है दैट इज ग्रेटर देन u2 जब इनकी कोलिजन हो जाएगी, ठीक है। हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स लगेगी ऐसे आगे को, ठीक है, और इस पे कहाँ फोर्स लगेगी? बैकवर्ड्स फोर्स लगेगी। जब कोलिजन होगा तो क्या इसकी वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? वेलोसिटी चेंज होगी, पहले से ज्यादा होगी कि कम होगी? वेलोसिटी बच्चे पहले वो u2 से मूव कर रही थी, m2 जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो u2 से मूव कर रहा था। जब m1 ने उस पे जाके कोलाइड किया, इन दोनों की कोलिजन हुई, तो m2 पे फॉरवर्ड फोर्स लगी। जब उस पे फॉरवर्ड फोर्स लगेगी तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी और m1 की वेलोसिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो v2 इज ग्रेटर देन v1। ये कोलिजन का जनरल हमने एक स्टडी कर लिया हूँ। अभी कोलिजन्स में काफ़ी कुछ मोमेंटम, एनर्जीज चेंज होती हैं, वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, m1 एंड m2, इनका मास है m1 m2, इनके पास वेलोसिटी है u1 एंड u2। तो जिस ऑब्जेक्ट के पास मास होता है और वेलोसिटी होती है, उनके पास क्या क्या होता है? मोमेंटम होगा। मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास, वेलोसिटी, और क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv², ठीक है। तो इसके इस सिस्टम के पास ये दो बॉडीज है ना, तो वी विल कॉल इट अ सिस्टम। तो इस सिस्टम ऑफ बॉडीज के पास क्या है? मोमेंटम है, ठीक है, इंडिविजुअल है। और कोलिजन के बाद यहाँ पे भी मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी है। अब हम स्टडी करेंगे कि इनका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा अलग अलग टाइप्स की जो कोलिजन्स होती हैं उसके बारे में बता दूं। 3 तरह की कोलिजन्स होती हैं बेसिकली: इलास्टिक कोलिजन्स, इनइलास्टिक कोलिजन्स एंड प्लास्टिक कोलिजन्स। जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिया था आपको कि जब हम एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप करते हैं, ठीक है, हमने एक वेलोसिटी से उसको छोड़ा यहाँ से,
उसने ग्राउंड से टकराते टकराते टकराने से पहले उसके पास एक वेलोसिटी होगी। सपोज करो कि उसने 15 मीटर पर सेकंड की उसके पास वेलोसिटी है, ठीक है। जब वो टकराएगी तो क्या वो बिल्कुल 15 मीटर ऊपर आएगी, मतलब उसी हाइट पे आ जाएगी? क्या वो नहीं आएगी, उसमें कुछ लॉस होगा। टकरा के वो सपोज करो 7 पे आ गई, ठीक है। तो ये है इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। जो बॉडी इस हाइट से फेंका टकरा के उसी हाइट पे आ जाएगी, वो है इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अभी अगर मैं किसी को उसी तरह से उसी हाइट से फेंकता हूँ लेकिन वो 7 की बजाय 3 पे ही रह गई, ठीक है, वहीं पे 3 उसने बिल्कुल कम हाइट अटेन करी, ठीक है। वो क्या है, एक एक्सट्रीम केस है, एक ऐसा केस है जिसमें इनइलास्टिक कोलिजन है बट इनइलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, कि बहुत कम ऊपर आई है वो। और एक ऐसा कोलिजन है जैसे कि मैंने आपको दिया कि मैंने ऐसे ड्रॉप किया यहाँ से और वो जाके नीचे फ्लोर के साथ ही चिपक गई, वो क्या है, वो है एक्सट्रीम केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। उसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक कोलिजन। डिफरेंस समझ में आया? जितने हाइट से फेंका उतने हाइट पे वापस आ जाती है, ठीक है। जितने हाइट से फेंका उससे कम हाइट पे और नीचे जाके चिपक ही गया जैसे, ठीक है। एक ही बन गए दोनों ऑब्जेक्ट्स, एक बन गए, ठीक है। दैट इज प्लास्टिक। इट इज एक्सट्रीम केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन्स, ठीक है। ये चीज समझ में आई? अभी हम इसके आगे कवर करेंगे कि क्या क्या चीजें जो मोमेंटम है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसे रहती है जब कोलिजन होती है, ठीक है। हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कि जो मोमेंटम कोलिजन से पहले है वो कोलिजन के बाद भी होगा। जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो ये बोलता है जो दो बॉडीज के पास मोमेंटम है, ठीक है, एक इंसिडेंट हुआ और उसके बाद जो मोमेंटम है वो दोनों मोमेंटम क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो m1 ऑब्जेक्ट है इसका क्या मोमेंटम है, m1 u1, और m2 का कितना है, m2 u2। ये तो इनका इंडिविजुअली मोमेंटम हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या स्टडी करना है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम। सिस्टम में ये दोनों बॉल्स या दोनों ऑब्जेक्ट्स आ जाती हैं, ठीक है। तो इनका क्या हुआ, m1 u1 प्लस m2 u2। कोलिजन के बाद अब कितना मोमेंटम है m1 के पास, m1 v1 प्लस m2 v2। तो क्या होता है, लॉ क्या बोलता है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है, बट वेलोसिटीज चेंज हो सकती है। मोमेंटम इज कंजर्व बट वेलोसिटीज कैन चेंज। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज सेम, ठीक है। लिख सकते हो मोमेंटम बिफोर collision, momentum after collision। अब हमने बात करी थी कि एक तो मोमेंटम होता है और दूसरी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो m1 के पास क्या काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन, हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसकी कितनी है, हाफ u2 स्क्वायर। ये हो गया, प्लस का साइन आ गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन
ये है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर आफ्टर कोलिजन।